तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। पिछले कई दिनों से एक चर्चा पूरे भारत में जोरों शोर से है। जंग इजराइल और हमास के बीच है, लेकिन यहाँ बहस ये हो रही है कि भारत किसके साथ है। क्या भारत इजराइल के साथ है और फिलिस्तीन के खिलाफ है, या फिर भारत फिलिस्तीन के भी साथ है और इजराइल के भी साथ है, और हमास की फिर क्या भूमिका है, भारत की हमास को लेकर क्या सोच है। असल में दो चीज़ें हुई। एक, भारत ने ऐलान किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट भी किया कि हम हमास के इस हमले के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं। तो उससे बहुत सारे लोग, और फिर एक अलग उन्होंने मतलब निकाला। इसी दौरान में फिर एक सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने डाल दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पुराना वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, हम उसको वापस दिलाने की लड़ाई में लड़ते रहेंगे और फिलिस्तीन के साथ रहेंगे। तो अब अजीब सी उलझन हो गई, कन्फ्यूज़न ये पैदा हो गया कि भारत का स्टैंड क्या है। भारत इजराइल का दोस्त है या फिलिस्तीन का, या भारत इजराइल का दोस्त है और क्या फिलिस्तीन का दुश्मन है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो उसको लेके मुझे लगा कि आज पूरी डिटेल में आपको सारी कहानी बता देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन के साथ इनके रिश्ते कैसे हैं और है क्या। 1948 में इजराइल का गठन हुआ, जन्म हुआ। अंग्रेज़ों ने दो टुकड़े किए थे फिलिस्तीन की ज़मीन पर, ये आपको पता है। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। 47 में हम आज़ाद हुए, 48 में फ़िलिस्तीन और इजराइल अलग अलग देश बने, और 47 में एक तरह से 48 में इजराइल बना। लेकिन इस दो टुकड़े होने की बात पहले से चली आ रही थी, क्योंकि फ़िलिस्तीन अरब की ज़मीन मानते थे और इजराइल वहाँ पे अपनी धार्मिक लिहाज से भी। तो ये चल रहा था मसला 1945-6 से ही ज़ोरों शोरों से, क्योंकि 45 के बाद ही इंग्लैंड ने बहुत सारे यहूदियों को ले जाकर उस फ़िलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया था। 1947 में पहली बार यूएन में ये मसला उठा, 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और उसमें यह हुआ कि अंग्रेज़ों ने यह फैसला किया है कि फ़िलिस्तीन के दो टुकड़े होंगे, एक पे इजराइल बसेगा और एक पे फ़िलिस्तीन रहेंगे। अब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में मुद्दा आया, यहीं से भारत का स्टैंड शुरू हुआ। जबकि उसी साल भारत आज़ाद हुआ था, नया नया हम बिल्कुल आज़ाद हुए थे, नए नए। और उसी 47 में संयुक्त राष्ट्र में ये आ गया मामला कि फ़िलिस्तीन के दो टुकड़े और इजराइल देश बनेगा। तब उसको लेके अरब देश एक तरफ हो गए, बाकी एक तरफ यूरोप, अमेरिका। भारत पहला ऐसा गैर अरब देश था जिसने 1947 में यूएन की महासभा में इजराइल और फिलिस्तीन के ये जो दो टुकड़े होने थे, इसका विरोध किया और इसके खिलाफ वोटिंग की। भारत नहीं चाहता था कि फिलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल बने और इसके दो टुकड़े हों। तो भारत का स्टैंड ये था कि उस वक्त कि नहीं, ये टुकड़े नहीं होने चाहिए, विभाजन नहीं होना चाहिए, जैसे भारत और पाकिस्तान का हो चुका पहले ही। तो भारत ने 1947 में यूएन जनरल असेंबली में इसका विरोध किया और इस टुकड़े के खिलाफ भारत ने वोट किया, यानी वो स्टैंड फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में था। खैर, इसके बावजूद बहुमत से सब कुछ पास हो गया। 1948 में इजराइल का जन्म हो गया, ये हम सभी जानते हैं। अब इजराइल के जन्म के बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। एक पीएलओ, यासिर अराफात की अगुवाई में फ़िलिस्तीन के जो लोग लड़ रहे थे उस वक्त के इस बंटवारे और इसको लेकर हिंसा तो शुरू हो गई थी। अब पीएलओ को उस वक्त बहुत सारे लोग उग्रवादी या आतंकवादी संगठन के तौर पर भी देखते थे, लेकिन पीएलओ लड़ रहा था अपने लोगों के लिए। इंडिया पहला देश था 1974 में गैर अरब देशों को छोड़कर, तब भी, क्योंकि अरब देश तो उसको अपना ही मानते हैं। तो इंडिया पहला देश था 1974 में जिसने पीएलओ और यासिर अराफात को मान्यता दी और कहा कि नहीं, ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो इसीलिए पीपल लिबरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसका हम सपोर्ट करेंगे। तो भारत ने न सिर्फ 1947 में विभाजन का विरोध किया, वोटिंग की, 1974 में यासिर अराफात की पीएलओ को भी भारत ने सपोर्ट किया। और उसके बाद से ही पीएलओ और ख़ासतौर पर यासिर अराफात की भारत से दोस्ती बड़ी मजबूत हो गई। यासिर अराफात उसके बाद कई बार भारत आए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस वक्त थीं और यासिर अराफात उनको अपनी बहन मानते थे। उस वक्त बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तब भी
यासिर अराफात के प्रधानमंत्री बनने से पहले उनके साथ बड़े अच्छे संबंध थे और यासिर अराफात उनको भी अपना दोस्त मानते थे। तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, यासिर अराफात की मौजूदगी और उनकी अहमियत हर पार्टी में थी और हर एक कोई उनको अपना दोस्त मानता था। 1988 में ये सारी चीज़ें हैं जो इतिहास के दस्तावेज में हैं। जब इजराइल के दो टुकड़े हो गए, लेकिन फ़िलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी जा रही थी और इसको लेके अमेरिका और यूरोप सब एक तरफ थे। अब तीसरी बार देखिए कि भारत कैसे स्टैंड लेता है। 1988 में अमेरिका के सख्त विरोध के बावजूद, हमारे न्यूक्लियर टेस्ट परमाणु बम के जो परीक्षण किया था उस पर भी अमेरिका ने विरोध किया था, लेकिन हमने अपनी होशियारी से कर लिया। सेम वैसे ही इजराइल नहीं चाहता था कि फ़िलिस्तीन को एक देश के तौर पर कोई मान्यता दे, लेकिन भारत 1988 में उन गिने चुने देशों में से एक था जिसने फ़िलिस्तीन को मान्यता दी। कुछ देशों में से एक था। अरब देश तो थे ही थे, बाकी कुछ और देश थे, लेकिन उसमें भारत था जिसने मान्यता दी फ़िलिस्तीन को। इतना ही नहीं, भारत ने हर वक्त फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया, अक्रॉस द पार्टी, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। यूएन जो है, ये यूनाइटेड नेशन इसकी असेंबली अमेरिका में, इसमें हर देश जो भी यूएन के मेंबर है 200 से ज़्यादा, उन सब देशों के झंडे लगे होते हैं। फ़िलिस्तीन को चूँकि एक देश के तौर पर इजराइल और बहुत सारे देशों ने मान्यता नहीं दी थी, तो उसके झंडे नहीं थे। 2015 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, तब यूएन में फिर ये मुद्दा उठा कि सारे देशों के यहाँ पे झंडे हैं, तो फ़िलिस्तीन के क्यों नहीं? तो उस पर बाकी देशों ने विरोध किया। भारत और नरेंद्र मोदी जी, भारत का स्टैंड ये था कि नहीं, जब हर देश का झंडा है तो फ़िलिस्तीन का झंडा होना चाहिए, और बाकायदा भारत ने इसका समर्थन किया कि फ़िलिस्तीन का झंडा यूएन के जो परिसर है, जहाँ पे ये दफ्तर है, वहाँ होना चाहिए। जो फ़िलिस्तीन के अभी के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, कई बार भारत का दौरा कर चुके हैं। अपने यहाँ से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब थे, अक्टूबर 2015 में, वो पहले प्रेसिडेंट थे देश के जिन्होंने फ़िलिस्तीन का दौरा किया और वो फ़िलिस्तीन गए। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी अपने गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर देश के, तो वो पहले होम मिनिस्टर थे जो फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर गए और फ़िलिस्तीन का दौरा किया। इसके बाद सुषमा स्वराज जी, कृष्णैया जी जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ये लोग भी फ़िलिस्तीन का दौरा कर आए। तो विदेश मंत्री, होम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट, ये सभी गए। और सबसे बड़ी बात ये कि 2018 10 फरवरी 2018 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़िलिस्तीन के दौरे पर गए। वो हमारे देश के पहले पीएम हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने फ़िलिस्तीन का दौरा किया, और वहाँ जाकर उन्होंने फिर फ़िलिस्तीन की आज़ादी और उसकी बाकायदा उसके बारे में बात की मीडिया से और सपोर्ट किया फ़िलिस्तीन का। तो नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2018 में फ़िलिस्तीन का दौरा किया, और उसके बाद वो वहाँ से फिर इजराइल भी गए थे। वो वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। इतना ही नहीं, भारत ने फ़िलिस्तीन में कई स्कूल खोल रखे हैं, कई स्कॉलरशिप देते हैं। वहाँ के नामचीन 1-2 यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के नाम पर लाइब्रेरी है फ़िलिस्तीन में। तो ये भारत का रिश्ता है फ़िलिस्तीन को लेकर, शुरुआत से, फ़िलिस्तीन के जन्म से लेकर जब भी चला स्टैंड, और भारत की ये विदेश नीति है फ़िलिस्तीन को लेकर। अब आते हैं इजराइल पर कि इजराइल से हमारी फिर दोस्ती कब कैसे हुई, क्योंकि एक तरफ हम लगातार ये कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए, फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल कब्जा ना करे, यूएन में भी फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में हम बात कर रहे हैं, और जो इसका उल्टा कर रहा है इजराइल, फिर हम उससे भी दोस्ती, तो वो कैसे मुमकिन हुआ। और कमाल की बात यह है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चूँकि इजराइल फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है पूरे दुनिया के। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी सोचते हैं कि बीजेपी की सरकार है तो ये भी सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि फ़िलिस्तीन से दोस्ती तो हमारी 1947 से रही। इस दौरान में अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन इजराइल के साथ दोस्ती की शुरुआत बीजेपी ने नहीं की। इजराइल के साथ दोस्ती की शुरुआत कांग्रेस के दौर में हुई। 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने पहली बार इजराइल के साथ
राजनयिक संबंध कायम किए, यानी कि एक दूसरे देश में, दोनों देशों में एक दूसरे का दूतावास या एम्बेसी खुले 1992 में। तब कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि उस वक्त भी उठा था कि इजराइल को मान्यता देंगे तो कम से कम भारत के सारे मुसलमान जो है वो खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि इजराइल ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर रखा, तो ऐसे में आप इजराइल को कैसे मान्यता दे सकते हो। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इजराइल को मान्यता दी, बीजेपी की सरकार ने नहीं दी थी। तो क्यों दी उस वक्त? राजनीति और सरकार और फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसकी अपनी एक अलग अहमियत होती, छोटी छोटी चीज़ों को भुलाकर। इजराइल अब एक सचमुच विकासशील या बल्कि जो भी एक शब्द कहते हैं, मतलब एक मजबूत देश बन चुका था, ख़ास तौर पर डिफेंस के मामले में। रक्षा संबंधी उसके पास एक से एक चीज़ें थी और भारत को लगा कि इजराइल ये हमें दे सकता है, क्योंकि हम अपने वैसे ही पड़ोसियों से बड़े परेशान रहते हैं, तो हमें इन चीज़ों की जंगी सामानों की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी में भी इजराइल अच्छा खासा, फिर उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के भी ऐसे अच्छे अच्छे ऑपरेशन, तो लगा कि मोसाद हमारी खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर काम करे या उनसे भी हम ट्रेनिंग लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो ज़रूरत थी उस वक्त कि इजराइल के साथ एक रिश्ता कायम किया जा सके, ताकि न सिर्फ इकोनॉमी लेवल पर बट डिफेंस लेवल पर भी हम फ़ायदा उठा सकें। इसीलिए 1992 में कांग्रेस की सरकार ने इजराइल के साथ न सिर्फ दोस्ती की बल्कि राजनयिक संबंध पहली बार स्थापित किए और इस तरीके से हमारे इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे इजराइल के साथ रिश्ते बढ़ते गए और इस दोस्ती के बाद एक दौर ये भी था जब हमारे अमेरिका से रिश्ते ख़राब थे, और अमेरिका और इजराइल के रिश्ते सबको पता है कि क्योंकि इजराइल के सर पर अमेरिका का हाथ है। तो भारत ने जब इजराइल को एक तरह से मान्यता दी, राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए, तो अमेरिका को भी लगा कि चलो हमारे चेले के साथ भारत ठीक ठाक रिश्ता निभा रहा है, तो अमेरिका का भी फिर भारत से रिश्ता मजबूत होना शुरू हो गया, जो हमारे इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी था। तो इजराइल के साथ रिश्ता, बेहतर का रिश्ता, अमेरिका को भी एक तरह से हमने खुश कर दिया। उसके बाद हमें बहुत सारे डिफेंस के जो सैन्य उपकरण हैं, ये सारी चीज़ें मिली। तो अगर ये देखा है कि 47 से लेकर 2023 तक देश में सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, हर एक के इजराइल और फिर उससे पहले फिलिस्तीन, दोनों के रिश्ते एक दूसरे के साथ रहें। किसी एक पार्टी ने ये छुआछूत वाली नहीं की कि आप बीजेपी आ गई तो वो कहे कि नहीं फिलिस्तीनियों से तो हमें मतलब नहीं, हम तो इजराइल के साथ दोस्त नहीं हैं, या कांग्रेस ने भी ये नहीं किया कि ये सिर्फ हम फिलिस्तीनियों से इजराइल को हटा दो वरना सारे मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, हर पार्टी ने दोनों के साथ। और हमारी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, कल भी हमारे फॉरेन जो मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं मिस्टर बागची, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये गलतफहमी जो फैलाई जा रही है या सोशल मीडिया के ज़रिए कि इंडिया फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ है, ये गलत है। असल में भारत हमास के ख़िलाफ़ है, फ़िलिस्तीन के नहीं है, क्योंकि फ़िलिस्तीन के साथ हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत पुरानी है। फ़ॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि कोई भी सरकार आ जाए, उस पॉलिसी को आपको आगे बढ़ाना है। तो शुरू से है, वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब भी, इंदिरा जी की सरकार थी तब भी, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तब भी, क्योंकि मोदी तो खुद पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जो फ़िलिस्तीन गए, उन्होंने दौरा किया। तो इससे इजराइल नाराज़ हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो गए कि नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी है। फिर वहाँ से वो इजराइल गए। तो कुल मिलाकर चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, फॉरेन पॉलिसी एक रही। शायद वक्त की ज़रूरत इजराइल से हमारी दोस्ती थी और फ़िलिस्तीन के साथ हमारा रिश्ता हमारी फॉरेन पॉलिसी या फिर विदेश नीति का एक अहम हिस्सा थी। इसीलिए इन दोनों को हम लोग एक साथ लेकर एक भारत के तौर पर चलते हैं। अब ये जब 7 अक्टूबर को हुआ तो इसके बाद भारत का एक बयान आया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो इजराइल के साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं था कि फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ खड़े, कभी नहीं, बल्कि हमास के ख़िलाफ़ है। अब हमास के ख़िलाफ़ क्यों, फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ क्यों नहीं? क्योंकि हमास ने जिस फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी पर एक तरह से 2006 से कब्ज़ा कर रखा है बिना चुनाव के, वो लगातार वही सत्ता में है, उस चुनाव को किसी ने मान्यता नहीं दी और हमास को यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ने एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर रखा है। तो अब ऐसे में एक देश पर हमला रॉकेट से, और वो भी वहाँ के सिविलियंस पर, तो कोई भी देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा।
और यही भारत का स्टैंड था कि इजराइल पर हम हमास के इस हमले के ख़िलाफ़ हैं, हम फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। तो लेकिन इसको लेके बहुत सारी फिर चीज़ें आ गई थी कि ऐसा है। अब एक और रिपोर्ट आई है, कुछ चीज़ें बड़ी अजीब है। देखिए क्या हम लोग मतलब ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं और जिस ज़मीन पर इंसान को बसना है उस इंसान को ही भूल जाते हैं। तो खाली प्लॉट लेकर क्या करोगे जब कोई इंसान ही ढंग से नहीं है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि 2021 में यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो गाज़ा पट्टी गए थे और उन्होंने वहाँ पे देखा और उन्होंने बच्चों की वहाँ पे जो हालत देखी। उन्होंने कहा कि इस धरती पर अगर कोई नर्क जैसी जगह है तो वो गाज़ा पट्टी है। उनके मुताबिक दुनिया के सबसे गरीब जगहों में से एक, यूएन के मुताबिक। इसके अलावा एक और रिपोर्ट यूएन की थी, उसमें यह है कि बेरोजगारी की दर गाज़ा में 60% है। मतलब हर 100 में से 60 लोग बेरोजगार हैं, जबकि आपके उसी के साथ इजराइल जो है वहाँ पे सिर्फ 4% है। अमेरिका में भी 4% है, लेकिन गाज़ा में 60% है। 40 लोग ही रोज़गार में हैं, 60 लोग बेकार हैं। तो सोचिए ज़रिया क्या, खाएंगे पिएंगे कैसे, उसका भी असर आया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है, लोगों के पास खाना ही नहीं है। और आलम यह है कि 5 में से 3 लोगों को ढंग से खाना नहीं मिलता, हर 5 में से 3 लोगों को। और इसी की वजह से लोगों की सेहत अच्छी नहीं है। अब जब सेहत अच्छी नहीं है तो चलो कम से कम इलाज हो। वहाँ हेल्थ सेक्टर है ही नहीं उस तरह से, अस्पतालें और वो जो गंभीर बीमारियों का इलाज कर सके। अब जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो तो चले जाते हैं बाहर निकल कर अरब देशों में। जो गरीब है वो इलाज तो मामूली करा नहीं, बाहर का खर्चा कहाँ से उठाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे लोगों की मौत हो जाती है और इन सब की वजह हमास ही है। अब ये तो इनके डेटा हैं। अब हमास की वजह से क्यों? तो वेस्ट बैंक और इस गाज़ा पट्टी पे एक पीए यानी कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल होता है, जो वहीं के लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वही सरकार चलाते हैं। बाकी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है या यूएन है या फिर जो सारी आईएमएफ है वो सब मदद करते हैं, अरब कंट्री मदद करता है। लेकिन अब हमास ने जब से कब्जा कर लिया और हमास को एक आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया तो फिर लोग मदद करने से भी पीछे हटने लगे। तो अब ऐसे में कैसे कोई मदद करेगा और क्या करेगा? तो इसीलिए यहाँ के लोग जो परेशान हैं जिस तरीके से, कल करीब 23 लाख लोग हैं गाज़ा पट्टी में, तो उसकी वजह हमास है। क्योंकि हमास ने अभी 7 अक्टूबर को ही हमला कर एक तरह से फिर से इजराइल को उकसाया। और अब हमास तो अपना कहीं छुपा होगा कोने में। मारे कौन जा रहे हैं? जो बेकसूर फ़िलिस्तीनी वहाँ पे गाज़ा में रह रहे हैं। करीब 800-900 लोगों की अब तक मौत की खबर आ चुकी है। बमबारी हो रही है, बिजली पानी का सप्लाई लाइन इजराइल काट चुका है। तो तकलीफ़ में कौन है? आम फ़िलिस्तीनी। हमास क्या है, वो तो फिर कहीं से और कुछ हमला करेगा, कुछ और करेगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम लोगों से उसे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए फ़िलिस्तीन की इस लड़ाई में भारत सरकार जैसे पहले साथ थी वैसे ही है, बाकी दुनिया के देश भी हैं। लेकिन जहाँ तक हमास की बात है उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, एक ईरान और एक आध दो और देशों को छोड़कर, जो शुरू से जिन्होंने हमास को पाला पोसा और बड़ा किया है। तो ये है भारत के उस पूरे स्टैंड की कहानी, और जिसको लेके कन्फ्यूज़न हो गया था। और ख़ासतौर पर कन्फ्यूज़न अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस वीडियो के बाद और भारत सरकार के बयान के बाद आया। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो कल बड़ा दिन है, इंडिया पाकिस्तान मैच। 1.25 लाख के करीब स्टेडियम में पब्लिक, 1.25 लाख के बीच में ये मैच, वो भी वर्ल्ड कप का। तो सोचिए कि क्या मंज़र होगा, क्या सीन होगा। और ये मैच 2 बजे से है। अब 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक तो मैच चलेगा। तो फिर ना मैं कहानी सुना पाऊँगा ना आप सुन पाएंगे। तो इसीलिए कल कहानी की गोली मतलब गोल कर देते हैं और कल सिर्फ हम लोग मैच देखते हैं। तो अब कहानी लेकर आऊँगा मैं मंडे को। कल मुझे भी तसल्ली से मैं नहीं चाहता हूँ ध्यान इधर उधर भटके, आराम से बैठकर मैच देखना चाहता हूँ। तो कल मैच के नाम हम सभी के दिन, और आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। लेकिन उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मेरी टीम में दो बर्थडे है। एक वर्णिता वाजपेयी, हमेशा कहती है मैं उसका नाम गलत लेता हूँ,
और दूसरा अश्विनी सिंह, मुंबई से है ये, और अभी मोदक वोदक लेकर आई थी, मुंबई की रहने वाली है। तो आज वर्णिता और अश्विनी दोनों का जन्मदिन है। दोनों ने छुट्टी ले रखी है, दोनों अपना अपना कहीं मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन अच्छा है। तो और ये दोनों आज मतलब छुट्टी पे ही हैं, तो आज इन दोनों का जन्मदिन, तो बहुत बहुत बधाई दोनों को। दोनों बहुत होनहार हैं, बहुत काबिल है, बहुत मेहनती है और सच में बहुत मेहनत से काम करती है। तो इन दोनों का करियर भी बहुत ब्राइट है। तो ऑल द बेस्ट वर्णिता और अश्विनी, तुम लोग हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। अब इत्तेफाक से कल मैच है, तो हमारी टीम में एक तीसरी है जिनका बर्थडे कल है, तो कल कहानी तो लाऊंगा नहीं। तो वर्णिता और अश्विनी के बाद जो कल हमारी तीसरी अभी नई नई मेंबर है, ये भी बहुत मेहनती, बहुत होनहार, होशियार, त्रिशा वर्मा। त्रिशा वर्मा का भी बर्थडे है आज, उसको गिफ्ट भी मिला है, दोस्तों ने दिया उसे, मैंने अभी तक गिफ्ट नहीं दिया है। तो त्रिशा का भी कल जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे त्रिशा, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, माँ बाप का नाम इसी तरह रोशन करती रहो, खूब मेहनत करो, खूब आगे जाओ। इसके अलावा गगनदीप सिंह, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गगनदीप सिंह जी। असद अंसारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे असद, और ये फतेहगंज से हैं। साथ ही चंद्रभूषण कुमार कुशवाहा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे चंद्रभूषण जी, और ये औरंगाबाद बिहार से हैं। अमृता जगादाले, साइबर कंप्लेंट कहाँ करें? तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन में आजकल एक साइबर सेल टाइप का खुला हुआ है, तो आप वहाँ जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही सुरेश नवाले, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद इजहार, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है, बिहार से हैं। सुमित सोना, बल्कि सुमित सोनू, इन्होंने नीट का ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब कमाल देखिए सुमित सोनू साहब का, इन्होंने कहा कि मुझे ऑल द बेस्ट ज़रूर कहिएगा, नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट पहले तो सोनू, और तुम सुमित सॉरी, और क्लियर करो, डॉक्टर बनो। अब ज़रा इनकी ख्वाहिश और फरमाइश सुन लीजिए आप लोग। सुमित सोनू बनना तो चाहते हैं डॉक्टर, और इन्होंने मुझे कहा है ऐसा कोई भूत की कहानी सुना दीजिए। अब बताइए, एक डॉक्टर और कहाँ भूत, अजीब शौक़ है यार सुमित तुम्हारे, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी सुनाता हूँ। तो आज कहानी में इतना ही। कल मैच और परसों संडे है, तो अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।